वेलकम टू द सिविल क्वेस्ट। सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर। वी हैड फिनिश्ड इट टिल इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. सो वी हैड सीन दिस. Now we will begin the remaining acts. Quickly, without wasting any time, let us quickly see through the provisions, important provisions of the remaining act, so that we are done with this chapter. You will require 2-3 revisions. उसके बाद ये इसके जो भी provisions हैं आपको मोटा मोटा याद होने लगेंगे. But again I am repeating, anything for this exam will be incomplete until and unless it is followed by multiple revisions. तो आपने यहाँ पे देख लिया है, समझ लिया है, इसको आप अपनी बुक में, लक्ष्मीकांत जी की बुक में बार बार इसको रिवाइज करिए एंड इट विल गेट slowly you will start retaining things. So first of all let us quickly begin with Indian Council Act of 1909. इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं क्योंकि जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमने देखा था. उसके अलावा लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे. ठीक है, तो इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ वी नो दैट देयर वाज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो इन दोनों का साइज़ इंक्रीज़ हो गया इसमें. ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को 16 मेंबर की काउंसिल से 60 मेंबर की काउंसिल बना दिया गया. और प्रोविंसेस में तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, हर प्रोविंसेस में अलग नंबर ऑफ मेंबर्स थे. लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑफिशियल मेंबर्स. ऑफिशियल मेंबर्स आर दोज मेंबर्स जिनको कोई ऑफिशियल पोर्टफोलियो और ऑफिशियल कोई चार्ज नहीं मिला है. ठीक है, तो वहाँ पे तो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी, सॉरी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आर दोस्त जिनको कोई ऑफिशियल चार्ज नहीं मिला है. तो उनकी मेजॉरिटी नहीं थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, पर प्रोविंशियस में उनको अलाउ किया गया था. ये मेंबर्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स थे इफ़ यू रिमेंबर. तो ये प्रोविंसेस में इनको मेजॉरिटी थी. ठीक है. एनलार्ज डेलिब्रेटिव फंक्शंस, मतलब अब मेंबर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, रेजोल्यूशन पास कर सकते थे बजट में. ठीक है. फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स, मतलब इंडियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी और प्रोविंसेस में भी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस का एसोसिएशन बढ़ गया. लॉ मेंबर के रूप में पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इन्होंने पहली बार, जो इंडियन को जगह मिली उसमें इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और इनको मिला एज पोजीशन ऑफ ए लॉ मेंबर. ठीक है. इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया मुस्लिम्स के लिए, जिसको एक सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट बोला जाता है. मतलब मुस्लिम मेंबर्स व इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स ओनली. इसका मतलब ये कि मान लीजिए मुस्लिम मेंबर्स की कुछ फिक्स नंबर ऑफ सीट्स है, तो इन 10 सीट्स हैं जो मुस्लिम के लिए फिक्स्ड है, तो यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट. तो इसने कम्युनलिज्म को एक तरह से लीगलाइज कर दिया. तो 1909 का ये वाला प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का. तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं. ठीक है. प्रेसिडेंसी, कोऑपरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और ज़मींदार का भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होता था. फाइन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्ट. इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल इलेक्टोरेट वाली बात आप याद रखिएगा और लॉर्ड मिंटो इज़ एसोसिएटेड विद इट, ये भी याद रखिएगा. ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाला भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है. नाउ केम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है. अगेन सेम लॉजिक. मॉन्टेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड वो वाइसरॉय थे. तो अब हम लोग इसके भी प्रोविजंस देखते हैं. इस एक्ट को आने से पहले ये हुआ कि अगस्त 20, 1970 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार अपना इंटेंशन दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव इंडिया को लेके क्या है. हमारा ऑब्जेक्टिव इंडिया को लेके है कि वी विल ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. ऐसा फर्स्ट टाइम उन्होंने डिक्लेयर किया, पहली बार. तो इसलिए ये डेट थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. कभी कभी क्रोनोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये डेट भी पूछी जा सकती है. ठीक है. तो 20 अगस्त 1970 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रीज़न. तो ये एक्ट को इनैक्ट तो कर लिया गया था 1919 में, पर एनफोर्स हुआ 21 में. ठीक है.
इसमें सेंट्रल का कंट्रोल जो है प्रोविंसेस के ऊपर वो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया, ठीक है। मतलब सेपरेट कर दिया गया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स क्या होंगे। जैसे अभी स्टेट और लिस्ट और यूनियन लिस्ट की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसी टाइप का कुछ प्रोविज़न पहली बार डिमार्केशन हुआ 1919 के एक्ट में। तो अब दोनों लेजिस्लेचर्स अपने लॉज अपनी अपनी लिस्ट में बना सकते थे, ठीक है। बट अगेन लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लार्जली यूनिटरी, तो इनका भी स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी था सिस्टम। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को इन्होंने, अब जैसे मान लो आप प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी अलग लिस्ट बना दी, ठीक है। उसके अंदर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपके हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विथ एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं। इसमें मिनिस्टर्स का ओपिनियन लिया जाता है। गवर्नर कोई भी चीज़ को करने से पहले मिनिस्टर्स का ओपिनियन लेंगे। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो गवर्नर ने अपने लिए और अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए ही अलग रख लिया है। गवर्नर और जो कुछ उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उन्हीं का होगा। इसमें ये लेजिस्लेचर से कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, तो एक तरह से ये प्योर एग्जीक्यूटिव एक्शन है। तो ये रिजर्व सब्जेक्ट है। तो इस टाइप की जो स्कीम जिसमें सब्जेक्ट्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया उसको हम लोग बोलते हैं डायरकी, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डबल रूल। एक तरफ लेजिस्लेचर का भी रूल है और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव का भी रूल है, ठीक है। ये जो स्कीम थी ये लार्जली अनसक्सेसफुल थी प्रोविंसेस में। पहली बार बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन आए। बाई कैमरलिज्म मतलब लेजिस्लेचर के दो पार्ट्स, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, जैसे अभी हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा वाली चीज़ है तो वैसा है। तो इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ये अभी भी यही है, ठीक है। तो जो आपकी बोथ हाउसेस के जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे आप डायरेक्ट इलेक्शन से आए। तो यहाँ पे 1919 वाले एक्ट में जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि एक तो डायरकी प्रोविंसेस में आई, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन आई, फाइन। 3 of the 6 members of Viceroy's Executive Council other than Commander in Chief were Indian। तो अगर 6 मेंबर्स थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में से उसमें 3 जो थे वो इंडियन होंगे। कमांडर ऑफ चीफ की पोजीशन कभी भी इंडियन को नहीं मिलेगी। इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ा दिया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को। तो किस किस को बढ़ाया ये भी आप याद रखिएगा। सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को और यूरोपियंस को। तो सिख्स और यूरोपियंस आप याद रखो, और जो भी यूरोपियन से रिलेटेड है थोड़ा सा इंडियन क्रिश्चियंस या फिर एंग्लो इंडियन। लिमिटेड फ्रेंचाइजी दे दी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। एक नया ऑफिस क्रिएट किया हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन। उसके कुछ फंक्शंस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिया गया, फाइन। मतलब एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, जो हमने देखा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनके साथ एक एडवाइजरी 15 मेंबर बॉडी भी थी, उनके कुछ फंक्शंस को लंदन में जो हाई कमिश्नर फॉर इंडिया था उसको दे दिया गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थोड़े थोड़े फंक्शंस इन्होंने कम कर दिए। एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926। इन्होंने बोला कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, तो अभी ये एक्ट आया 1921 में एनफोर्स हुआ, 26 में हमारा आ गया था। अब ये भी आप याद रख लेना कि ये ली कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज, इससे 2-3 साल पहले की बात है, 1923-24 की, इन्होंने रेकमेंड किया था, ठीक है। तो जो कमेटी रिस्पॉन्सिबल है उसका भी नाम आप याद रखना, ली कमीशन, ओके। सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। सेंट्रल बजट से प्रोविंसेस के बजट को हटा दिया गया, प्रोविंसेस अपना बजट बना रहे थे, ठीक है। एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया। अब हम उस कमीशन को, जो साइमन कमीशन के नाम पे जाना जाता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 10 साल बाद इस एक्ट के वर्किंग को रिव्यू करके बताएंगे कि इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस नीडेड और नॉट, ठीक है। तो दैट स्टैट्यूटरी कमीशन वॉज साइमन कमीशन। तो ये जो मॉन्टेगू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म है, 1999 का एक्ट है, इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है ये है आपकी डायरकी इन प्रोविंसेस,
दूसरी बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस होने लगे थे। तीसरी आपको याद रखनी है हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। दूसरा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, हमने कम्युनल पॉलिटिक्स इंडिया में इन लोगों ने डाल दी थी 1909 में, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। तो अब आपको इसमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि और किन जिन लोगों पर ये एक्सटेंड हुई। ये एक्सटेंड हुई 6 में इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस। फाइन। लीस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बना 1926 पे, ठीक है। और साइमन कमीशन के लिए भी एक इन्होंने अपना वो दिया था कि कमीशन आएगा जो इसकी वर्किंग को रिव्यू करेगा आफ्टर 10 ईयर्स। तो साइमन कमीशन आया 1927 में, 2 साल अपने शेड्यूल से पहले ही आ गया, क्योंकि 1919 में ये एक्ट इनैक्ट हुआ था, तो 1929 में आना चाहिए, आइडली 1927 में आ गया। ये 7 मेंबर कमीशन था, इसको हेड कर रहे थे सर जॉन साइमन, ठीक है। अब इन्होंने सारे ब्रिटिश मेंबर थे, इसमें सारे ब्रिटिश मेंबर थे, 7 मेंबर्स में से एक भी इंडिया नहीं डाला था, इसलिए इंडिया की सारी पार्टीज़ ने इसको बायकॉट कर दिया था, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 3 साल बाद दी और इनके रिकमेंडेशन थे भाई ये डायरकी हटा दो, हमने देखा पूरी तरह से अनसक्सेसफुल था वो। फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में दो, एक्सटेंड करो और ज़्यादा। एक फेडरेशन बनाए ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का, जैसे एक फेडरेशन स्कीम हो जिसमें ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंसेस हैं और प्रिंसली स्टेट्स हैं वो जो कि राजा रजवाड़ाओं के रूल के अंदर हैं, रॉयल रूल्स के अंदर हैं उनको, और कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करने के लिए बोला, ठीक है। तो इसका जब कंसिडर ये इनके रिकमेंडेशंस थे, तो इनको स्टडी करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें पार्ट लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश इंडिया ने, प्रिंसली स्टेट्स ने, सब ने पार्ट लिया। और उसके बाद एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बना। ये हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, ये हिस्ट्री का जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, एक तो उस टाइम पे गवर्नर, उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था, दूसरी चीज़ उस टाइम पे किस किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट किया, किस में गांधी जी का पार्टिसिपेशन था, किस में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन था, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद ये वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन्होंने बनाया, तो ये जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया गया, उनके रिकमेंडेशन विथ चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए और बन के आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है मैंने आपको पहले बताया, कॉन्स्टिट्यूशन का लार्जली स्ट्रक्चरल पार्ट इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद बीच में 1932 में कम्युनल अवार्ड भी आया था, ठीक है, जो उस समय ब्रिटिश के पीएम थे रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने अनाउंस किया था कि कम्युनल अवार्ड जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए था, ठीक है। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू करे, मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसको इन्होंने एक्सटेंड किया शेड्यूल कास्ट में, मतलब अब जो शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स होंगी उसमें भी शेड्यूल कास्ट के ही मेंबर्स वोट कर सकते हैं। अब गांधी जी को ये चीज़ बहुत बुरी लगी, ही वॉज वेरी डिस्ट्रेस्ड, और इन्हें लगा कि इट इज़ like breaking the entire community, it is like creating classes, तो वो ही undertook fast unto death, और उनके इस फास्ट को देखते हुए पूना पैक्ट साइन हुआ, विच वॉज एन एग्रीमेंट जो कांग्रेस के लीडर और डिप्रेस क्लासेस के बीच में हुआ था, जिसमें बोला कि हिंदू में जॉइंट इलेक्टोरेट ही रहेगा, एक हिंदू कम्युनिटी के अंदर शेड्यूल कास्ट को अलग से हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे कि एससी की सीट्स पे एससी ही वोट करें, ऐसा नहीं रहेगा, सब लोग वोट कर सकते हैं, कोई भी वोट कर सकता है, बस रिजर्वेशन दिया जाएगा डिप्रेस क्लासेस को। तो हम लोग थोड़ा रिजर्वेशन की बात अब यहाँ से स्टार्ट होने लगी, फाइन। तो ये थोड़े से बीच के डेवलपमेंट्स हैं, लार्जली ये डेवलपमेंट्स आप तब कवर करोगे जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे, मॉडर्न इंडिया में डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे से कवर होते हैं, फाइन। नाउ लेट्स कम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ दिस इज सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये लेंदी और डिटेल डॉक्यूमेंट था, हमने देख लिया, इसमें 10 शेड्यूल थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लार्जली इसी से इंस्पायर्ड है, स्ट्रक्चरल पार्ट उसका। तो इन्होंने बोला एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाते हैं, ठीक है, उसमें प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे, ठीक है, और पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे अभी हमारे पास है यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और रेसिड्यूरी पावर्स जो बची हुई पावर हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं है वो सेंटर के पास है आज, वैसे ही उस समय वॉइसरॉय के पास थे। ये एक
PYQ है UPSC का, डायरेक्टली पूछा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास थी। ठीक है, तो इस तरह का फेडरेशन कभी स्टैब्लिश हो ही नहीं पाया। इनने बोला हम फेडरेशन बनाएंगे पूरा, और एक ऑल इंडिया फेडरेशन जिसमें सारी प्रोविंसेस आ जाएंगी, सारे प्रिंसली स्टेट्स भी आ जाएंगे। प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन किया नहीं, तो ये फेडरेशन कभी बना ही नहीं। डायरकी इन्होंने अबॉलिश कर दी प्रोविंसेस में, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस यूनिट्स हैं, इनका काम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि एग्जीक्यूटिव जो भी एक्शन लेगा वो लेजिस्लेचर के एडवाइस पे, अपने एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स पे लेगा, जो कि लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो इन वे लेजिस्लेचर का रोल रहेगा एक लॉ मेकिंग में, कोई भी लॉ इनैक्ट करने में लेजिस्लेचर का रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो लोगों ने चुने हैं। फाइन, ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है ये आई 1937 में, और उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई 1935 में। 1937 में आई और 1939 में डिसकंटिन्यू हो गई। अब हम उसके बाद भी देखेंगे बीच में वर्ल्ड वॉर 2 और ये सारी चीज़ें जब हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये डिसकंटिन्यू हुई, क्या हुआ, प्रोविंशियल इलेक्शंस होने थे। तो ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो आप डिटेल में देखोगे। अभी हमें इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स को ही देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम क्या क्या लॉज में प्रोविज़न थे मेनली वो देख रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने डायरकी प्रोवाइड करी सेंटर में, फेडरल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में, और ये भी नहीं आया ऑपरेशन में। वैसे जब प्रोविंसेस में एक्सपेरिमेंट कभी कोई फेल हो जाए तो उसे सेंटर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी ये ले आए। फाइन, तो देखा जाए तो अभी तक जो ये लेके आए हैं उसमें से कुछ टिका नहीं है, ना ही इनका ऑल इंडिया फेडरेशन बन पाया। डायरकी हट गई प्रोविंसेस से, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है 1-2 साल से ज़्यादा चली नहीं, और डायरकी सेंटर में लेके आई, वो भी कभी ऑपरेट नहीं हुई। फाइन, बाई कैमरलिज्म, पहले उस समय 11 प्रोविंसेस थे जिसमें से 6 में इन्होंने बाई कैमरलिज्म दे दिया था। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं जिन्हें हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वो आप देख लो, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, ये 3 तो होंगी ही। यूपी बिहार हर जगह आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक असम याद करना है। फाइन, तो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, यूपी बिहार फॉरएवर हैं, और असम भी अपने आप एक आपको असम याद करना है। इसका मतलब बाई कैमरलिज्म का मतलब एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है, पर इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं। फर्दर एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स आखिर दे ही दिया शेड्यूल कास्ट को, विमेन को और लेबर को। एक काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वी नो दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइज़र, इनको हटा ही दिया। हमने पहले भी देखा था 1909 में कुछ फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ट्रांसफ़र हो रहे थे हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, अब तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हटा ही दिया। फ्रेंचाइजी एक्सटेंड कर दी, अबाउट 10% ऑफ पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ। ठीक, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रोवाइड किया इन्होंने। ठीक है, देन केम द फेडरल कोड विच केम अप इन 1937, यही सुप्रीम कोर्ट बनेगा आगे जाके, तो वी विल सी दिस, राइट। तो इसमें तो मेनली हर चीज़ आपको एक बार अच्छे से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाली चीज़ आप ये याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये हटा दिया गया था। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट का भी प्रोविज़न इसी में दिया हुआ है, फेडरल कोर्ट का भी प्रोविज़न इसी में था। फाइन, नाउ केम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये जो चैप्टर है जिससे लोगों को बहुत डर लगता है, इस चैप्टर का ये लास्ट सीरीज़ ऑफ एक्ट है, इसके बाद आप बस रिविज़न करते रहो। फाइन, February 20, 1947 में क्या हुआ अब हम लोग देखते हैं। PM जो थे ब्रिटेन के क्लेमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल हमारा 30 जून 1948 तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मुस्लिम लीग का एजुटेशन शुरू हुआ दैट वी वांट अ सेपरेट कंट्री, तो वही पार्टीशन करो वाली बात स्टार्ट हुई। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली इंडिया की हमने पहले देखा था 1946 में बन चुकी थी। ठीक है, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही है, अगर वो कोई भी पार्ट इंडिया का उसको एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है तो हम लोग उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उस पार्ट पे भी अप्लाई करें।
तो आप समझ लो अगर आपका इंडिया है और कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, इसने मना कर, तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, जहाँ अप्रूवल है वहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन, अब ये थे वॉइसरॉय, इन्होंने अपना पार्टीशन प्लान दिया जिसको माउंटबेटन प्लान भी देते हैं। इसको कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया। तो वही है कि अब फिर एक डेडलॉक हो गया था मुस्लिम लीग की वजह से पार्टीशन के इश्यू को लेके। तो जब इन्होंने अपना माउंटबेटन का प्लान था, जब ये एक्सेप्ट कर लिया, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रूप में ये आ गया था। ये 15 अगस्त 1947 को एनफोर्स हो गया था। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल। इंडिया इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट बना 15 अगस्त 1947 से, ठीक है। पार्टीशन हो गया टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। वी नो दिस इज़ द रियलिटी। अभी ये देख लो आपकी ये डोमिनियंस हैं, ठीक है। वॉइस रॉय का ऑफिस अबॉलिश हो गया। गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। वॉइस रॉय हट गया, गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। अब इन्होंने बोल दिया कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना इंडिया के लिए ना पाकिस्तान के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के एग्जिट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट का ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को रिपील कर सकती है, कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। इवन दिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जिसके तहत इंडिया को इंडिपेंडेंस दे रहे थे, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट बना रहे थे, वो भी रिपील कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू लेजिस्लेट फॉर देयर टेरिटरीज टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड। No act of British Parliament after August 15, 1947 to extend to the Dominion unless extended by the Dominion Legislature। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात है कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं अपनी टेरिटरीज़ के लिए until the new constitution comes into force, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अबॉलिश हो गया, उसके फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को चले गए, फाइन, ठीक है। इधर भी हमने दिया था काउंसिल ऑफ इंडिया, सॉरी इधर जो हमने काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश करा था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक टीम ऑफ एडवाइजर्स के साथ, नाउ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़ बीन अबॉलिश्ड। लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज, ठीक। प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर भी ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी अब नहीं है। Princely states are free to join any dominion or they can also remain independent, fine। Governance of dominions and provinces होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ब्रिटिश मोनार्क की राइट टू वीटो बिल्स, मतलब बिल्स को रोकने की राइट को बोलते हैं वीटो बिल्स, और रिजर्वेशन ऑफ बिल ये गवर्नर जनरल के पास रहेगी, ठीक है। Governor General of India and provincial governors designated as constitutional or nominal head to act on the advice of respective council of ministers। Emperor of India के रॉयल टाइटल से, किंग ऑफ इंग्लैंड के रॉयल टाइटल से एम्परर ऑफ इंडिया हटा दिया गया। अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ जनरल, ये सारी चीज़ें डिसकंटिन्यू हो गई। तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल एंडेड। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन इंडिया। न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया जो बना, तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट PM बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो कि फॉर्म हुई थी 1946 में, बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। देन केम द बाउंड्री कमीशन विच वॉज हेडेड बाय रैडक्लिफ। उसने 2 डोमिनियंस की बाउंड्री डिसाइड करी। पाकिस्तान में वेस्ट पंजाब, सिंध बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, NWFP और सिलहेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम ये आया था, फाइन। तो यही प्रोविजंस थे आपके एक्ट में। इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन था जो 1946 में बनी, और फ्री कैबिनेट ऑफ इंडिया में कौन कौन था, किसने कौन कौन सा पोर्टफोलियो लिया, ये सारे क्वेश्चन स्टेट PCS वगैरह के लिए बहुत आ जाते हैं यूजुअली। तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। दे आर गिवन, दिस टेबल इज़ गिवन इन योर बुक, so you can go and revise this। So this is all for this chapter. From tomorrow we will come up with the next chapter, okay। So thank you very much, stay connected।